हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ-IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है विरत दुबे। दोस्तों, आज एक खबर थोड़ा मराठा परिवार से है और उसमें भी जो भोसले ग्रुप है वहाँ से है, उसके बारे में जानकारी हम लोगों को इकट्ठी करनी है। थोड़ा हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकता है। खबर ये है कि मराठाओं की एक अब आपको मालूम है कि जब औपनिवेशिक शासन भारत में रहा तो उस दौरान बहुत सारे राज्यों को जब अंग्रेजों ने पराजित किया, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें कभी उपहार स्वरूप कभी लूट स्वरूप यहाँ भारत से जो है वो लंदन पहुंची। तो इसी में राजे रघुजी की जो तलवार है, जो जिनके बारे में माना जाता है कि जिन्होंने भोसले राजवंश की नींव रखी होगी, तो उनकी एक तलवार है। उस तलवार को अभी वापस लाया गया है भारत। ठीक है, एक नीलामी के दौरान उसे वापस लाया गया है और महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस जी, उन्होंने इस चीज की घोषणा की है। ठीक है, तो हम इसके बारे में क्या क्या चीजें समझेंगे, यही समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये जो रघुजी भोसले हैं ये कौन हैं और इस तलवार की इतनी इंपॉर्टेंस जो है वो क्यों है। ठीक है, तो खबर को भी समझेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि रघुजी भोसले कौन है और उनका जो साम्राज्य है वो क्या है, कहाँ से उसके बारे में जानकारी मिलती है, इत्यादि चीज़ों के बारे में डिस्कशन कर रहे होंगे। तो आई होप कि आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया होगा खबर जो है वो क्या है। खबर के लिए आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक छोटी सी सूचना के साथ। फाउंडेशन में मई का बैच आपके लिए शुरू हो चुका है। मई का ये इवनिंग बैच है, यानी शाम को 6 से 9 बजे तक आपकी क्लासेस आपको अवेलेबल कराई जाएंगी। अगर आप इस बैच में डायमंड बैच से जुड़ते हैं तो इस डायमंड बैच में एक खास सुविधा ये है कि आपको लाइव क्लासेस तो मिलेंगी ही, इसके रिकॉर्डिंग सेशंस भी मिल जाएंगे। बुक्स आपको इसमें फ्री में प्रोवाइड कराई जाएगी, मतलब इसी में इंक्लूडेड है। इसके अलावा आपको टीचर से भी मेंटोरशिप जो है वो मिलेगी, गुरुओं से भी मेंटोरशिप आपको मिल सकती है। इसमें मंथली टेस्ट होंगे। अगर आप इसमें फर्स्ट रैंक लाते हैं तो फर्स्ट रैंक लाने पर आपको 11,000 रुपए की पुरस्कार राशि जो है वो प्रदान की जाएगी। और साथ ही साथ ये भी हमको ध्यान रखना है कि अच्छी रैंक्स जो लाएंगे उनको आगे चल करके जो पीटी होगा, जो प्रारंभिक परीक्षा होगी, उस प्रारंभिक परीक्षा जो है उसमें उसके लिए एक रेजिडेंशियल प्रोग्राम है। तो रेजिडेंशियल प्रीलिम्स रेजिडेंशियल प्रोग्राम है ये, इसको हम लोग PRP कहते हैं। ये आपको फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। फ्री अगर आप क्वालिफाई कर लेंगे तो आपकी फुल फी रिफंड हो जाएगी, जो भी आप यहाँ पे फी पे कर रहे हैं। विरद लाइव कोड लगाने पर ये फी आपको 31,999 में मिल जाएगी और आपकी ये फी जो है पूरी रिफंड कर दी जाएगी। चलिए अब खबर में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जानते हैं इस तलवार के बारे में। ठीक है, खास तरीके से इस तलवार के बारे में जानना सबसे पहले उचित होगा, क्योंकि ये खबर जो आई है ये जो खबर आई है उसके बारे में तलवार के लिए एक विशेष पॉइंट जो है वो ऐड किया गया, एक विशेष चीज जो है वो यूज की गई है। और विशेष चीज क्या है, वो है बास्केट हिल्ट तलवार। अब ये बास्केट हिल्ट तलवार क्या है, ये इसको लेकर के कुछ लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा कि यार ये कौन सी तलवार होती है। तो इसमें कुछ खास नहीं है, आपको ध्यान रखना है। ये थोड़ा सा यूरोपियन पद्धति की तलवार है, यूरोपियन स्टाइल की तलवार है। यूरोपियन स्टाइल की तलवार का मतलब हो गया बास्केट हिल्टेड, का मतलब ये हो गया कि बास्केट की तरह इसको हिल्ट किया गया है सामने से, जो है जैसे हाथ का जो पंजा जहां आप पकड़ते हैं इसको, तो उसके ऊपर ये बास्केट बना हुआ है, एक है ना, बास्केट बना हुआ है, जिससे कि हाथ जो है वो प्रोटेक्टेड रहता है, उसकी सुरक्षा रहती है। अब ये विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे इसमें कई आगे तक जो है कभी कभी कवर यहाँ तक लगा रहता है, एक पूरा हाथ में आप इसको पहन सकते हो ऐसे तलवार को। तो ये पूरी के पूरे प्रोटेक्शंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो इसी को हम लोग जस्ट बास्केट हिल्टेड जो है वो तलवार के नाम से जानते हैं और कुछ खास नहीं। ठीक है, अब देखिए ये जो तलवार है, बास्केट हिल्टेड जो तलवार है, उसमें एक आती है ब्रॉड स्वॉर्ड। ठीक है, एक इसका जो रूप होता है वो होता है ब्रॉड स्वॉर्ड। ब्रॉड स्वॉर्ड जो होता है वो दोधारी तलवार होती है, दोधारी तलवार। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये दोधारी तलवार नहीं है, ये एक सिंगल ब्लेड तलवार है। ठीक है, इसको हम लोग दोधारी तलवार के रूप में नहीं जान रहे। तो जो सिंगल ब्लेड होती है उसको बोलते हैं बैक स्वॉर्ड। क्या बोलते हैं? बैक स्वॉर्ड।
तो ये बैकस्वार्ड है, बैकस्वार्ड स्टाइल की तलवार है, मतलब इसमें सिंगल ब्लेड का इस्तेमाल जो है वो किया गया है। और जो इसका कोर है, जो किनारे का जो इलाका है, उसमें जो है देवनागरी लिपि में, ध्यान रखेंगे इसकी रीढ़ जिसको कहा जा सकता है, इसको रीढ़ कहा जा रहा है, बोन कहा जा रहा है। तो इसकी जो मतलब जैसे ये तलवार है, अगर इस तरीके से हम दिखा रहे हैं, तो इस तलवार को अगर हम ऐसे कर दें तो ये जो खड़ी हुई तलवार है, इसमें जो है आप देख भी सकते हैं, आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कि इसमें लिखा हुआ है श्रीमंत रघोजी भोसले। ठीक है, श्रीमंत रघोजी भोसले, सेना साहेब सुभा फिरंग। ठीक है, तो ये यहां पर आपको टाइप किया हुआ देखने को मिल रहा है। इससे ये अंदाजा लगाया जाता है कि जो ये तलवार है, ये एक तो रघोजी भोसले की है, इसमें नाम ही लिखा हुआ है, श्रीमंत रघोजी भोसले लिखा है नाम, और ये है इनकी उपाधि जिसको हम लोग कह रहे हैं सेना साहेब सुभा फिरंग। अब देखिए ये जो उपाधि है सेना साहेब सुभा फिरंग, जो उपाधि है, ये उपाधि जो है वो दी जाती थी और जो है छत्रपतियों के द्वारा, शायद जो सतारा के छत्रपति जो हुआ करते थे, छत्रपतियों का विभाजन है, आप लोगों ने मराठा साम्राज्य में शायद पढ़ा होगा, तो सतारा के छत्रपतियों के द्वारा ये उपाधि जो है प्रमुख सेनापतियों या सेना नायकों को दी जाती थी। तो ये सेना साहेब जो है, इसमें जो शब्द सेना साहेब सुभा फिरंग जो लिखा हुआ है, ये सेना का उच्च पद माना जाता है, सेना का कोई उच्च पद। ठीक है, कोई उच्च पद, यानी कि इनको सेना का कोई उच्च पद जो है वो प्राप्त था, इसलिए यहां पर ये उपाधि जो है वो आपको देखने को मिलती है, टाइप हुई मिलती है। जब ये उपाधि दी जाती है तो माना जाता है कि इसमें कोई तलवार दी जाती होगी, अंगवस्त्र या वस्त्र इत्यादि जो है वो प्रदान किए जाते हैं। तो जिस व्यक्ति को ये उपाधि दी जा रही तो उसे तलवार और वस्त्र वगैरह भी दिए जाते हैं, तो शायद उसी समय ये तलवार आपको देखने को मिलती है कि उन्हें प्रदान जो है वो की गई होगी। अब ये जो तलवार है, इसी तलवार को लंदन से एक नीलामी के दौरान जो है वो खरीदा गया है, और इसमें इसे जो है 45.15 लाख रुपए में बाई बैक जो है वो किया गया। अब अगर आप यहाँ पर ये देखना चाहें तो जो भोसले हैं, जिनका नाम यहाँ पर आ रहा है, जिनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने शायद भोसले वंश की शुरुआत की होगी, तो वो जो हैं नागपुर से बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं? नागपुर से। अगर आप मैप में देखोगे तो ये वाला इलाका आपको नागपुर का दिख रहा होगा, ये है नागपुर का इलाका। ठीक है, यहाँ पर ये दिख रहा है, ये नागपुर है। ठीक है, आप देख सकते हो, ये वाला नहीं भी देख रहे तो मैंने आपको सर्कल कर दिया है, तो ये नागपुर वाला इलाका है। ठीक है, तो ये नागपुर के भोसले हैं। वैसे अगर आप देखेंगे तो मराठाओं की कई सारी ब्रांचेज हैं, जैसे पेशवा हैं, होलकर हैं, गायकवाड़ हैं, भोसले हैं और सिंधिया। ये 5 शाखाएं जो हैं आपको मराठास की जो है वो देखने को मिलेंगी। तो इसमें जो भोसले राजवंश है, उसमें उनके लोगों को हिरनीकर के नाम से या हिंगनीकर के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो शुरुआत में जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे, उनके जो दादाजी थे मालोजी, शायद उनके समकालीन जो है ये हुआ करते थे, जिनके नाम से ये हिंडलीकर वंश भी रहता था और बाद में इसको भोसले के नाम से आना था। अब हिंडलीकर जो है वो जो पुणे वाला जो इलाका है, वहाँ पर हिंडलीकर नाम से कोई पहाड़ी है, तो उसी पहाड़ी के पास में हिन्नी, हाँ सही कहा मैंने, हिंगड़ी नाम से जो है एक जगह है, वहां पर कोई गांव है जिसका नाम है बेराड़ी। तो बेराड़ी गांव के आसपास से बिलोंग शायद वो करते थे, तो वहीं से ये नाम जो है हिंडलीकर रिकॉल होता है। खैर, हम बात करेंगे इसमें रघुजी भोसले प्रथम जो है उनके बारे में, जिनका शायद मतलब एक जो आपको जो सोशल मीडिया से और अन्य जगहों से तस्वीर मिल जाती है, उस समय तो तस्वीरें नहीं रही होंगी। ठीक है, तो तस्वीर यहाँ पर मैंने लगाई है। ऐसा माना जाता है कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे, छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद उनका जो अंतिम संस्कार है, आपको मालूम है कि संभाजी तो थे नहीं, संभाजी तो पन्हाला के किले में कैद थे। आप लोग जो है एक रेफरेंस इसमें पढ़ सकते हैं मल्हारराव चिटनिस का। तो मल्हारराव चिटनिस कहते हैं कि शायद संभाजी भोसले ने जो है इनका अंतिम संस्कार किया था। तो यहाँ से ये सब चीज़ों से हमको पता चलता है कि जो मराठा साम्राज्य, उसमें भोसले जो हैं वो प्रमुख गतिविधियों में शामिल हुआ करते थे। कई बार सेना के बहुत उच्च पदों में भी शामिल होते थे। इनफैक्ट आगे के समय में उन्होंने मराठा संघ के रूप में एक संघ की भूमिका भी निभाई है। तो अब हम रघुजी भोसले प्रथम के बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। 18th सेंचुरी के आसपास अगर आप देखेंगे तो 18th सेंचुरी के आसपास जो रघुजी भोसले प्रथम हैं, इनका रेज होना जो है वो शुरू होता है। और इनके अपने परिवार में कुछ उलझने रही हैं, अपने चाचा के साथ इनके कुछ युद्ध रहे, जिसमें माना जाता है कि छत्रपति शाहू जी महाराज जो हैं, उनके सपोर्ट से उन्होंने इन सभी जो दुर्गम परिस्थितियां रहीं उनमें साथ पाते हुए उनके ऊपर विजय हासिल की
और विजय हासिल करने के पश्चात जो है वो अपना जो नागपुर वाला इलाका है वहां से शक्ति का विस्तार जो है उन्होंने करना शुरू किया। तो 1728 से लेकर के 1730 तक अगर आप देखेंगे, 1728 से लेकर के 1730 तक जो है वो इनको छत्रपति शाहू जी महाराज का जो है वो साथ मिलता है। और इसकी वजह से कई सारे वो जो एक्सपेंशंस हैं, इनिशियली एक्सपेंशंस की अगर हम बात करें तो उन्होंने जो गोंडवाना का रीजन है या फिर जो बरार के आसपास का इलाका है, जैसे यहाँ पर आप बरार का इलाका देख सकते हैं, इधर की ओर गोंडवाना का इलाका देख सकते हैं, तो इन सब समयों में अगर आप देखेंगे तो बरार और गोंडवाना का जो इलाका है उन्होंने जीता है। जीता क्या है, मतलब आप ऐसे समझिए कि गोंडवाना यहां से उन्होंने टैक्सेस वगैरह जो है वो वसूलने शुरू किए थे, तो मतलब उसके ऊपर टैक्स का एक तरीके से अधिकार उन्होंने करना शुरू किया और यहीं से भोसले राजवंश की शुरुआत उनकी हो जाती है। फिर धीरे धीरे करके जब राज्य विस्तार का समय आता है तो आप देखते हो 1751 के आसपास, अब इस समय अगर आप देखोगे तो जो बंगाल जो है वो मुगल राजवंश, क्योंकि मुगल राजवंशों का पतन होना शुरू हुआ है, मुगल राजवंशों से कई सारी जो उनकी रियासतों के जो हिस्से हुआ करते, जो उनके साम्राज्य के जो हिस्से हुआ करते थे, उनमें जो सूबे हुआ करते थे वो सूबे धीरे धीरे पृथक होकर के इंडिपेंडेंट सूबे या स्टेट के रूप में बनना शुरू हो जाते हैं। तो उन्हीं में से एक सूबा है बंगाल जो पृथक होता है, और उसमें आप देखते हैं कि एक इनिशियल सरदार हैं जिनका नाम है अलीवर्दी खान। शुरुआती कुछ जो है सरदारों में से एक नाम इनका आता है, सूबेदारों में से एक नाम आता है अलीवर्दी खान का, और इन्होंने स्वतंत्र बंगाल में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, बनाए रखा है इसको स्वतंत्र जो है। अब दिक्कत ये थी कि जिस समय ये स्वतंत्र बंगाल को एंजॉय कर रहे थे उस समय मराठाओं के लगातार आक्रमण होने शुरू हुए। तो जिस मराठी के बार बार आक्रमण हो रहे हैं उनकी जो सेना की कमान संभालने वाले व्यक्ति वो कोई और नहीं है, वो यही राघोजी जिनको बोलते हैं, रघोजी भोसले जिनको बोलते हैं, उन्हीं का योगदान आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। और इनफैक्ट ये भी कहा जाता है कि अलीवर्दी खान ने तब थोड़ी सी होशियारी दिखाई, और ये कि बार बार मराठों का जब आक्रमण हुआ, लगातार तकरीबन हर साल बार बार जब आक्रमण होना शुरू हुआ, तो फिर अलीवर्दी ने सोचा कि यार इनके आक्रमण को ही अगर हम टारगेट करते रहेंगे तो हम जो बंगाल को स्वतंत्र करा करके शासन शुरू कर रहे हैं उसको एक अच्छा शासन कैसे दे पाएंगे। ठीक है, थोड़ा लॉस होता है तो हो जाने दो। तो फिर बाद में ट्रीटीज होती हैं और अलीवर्दी खान अपने राज्य का कुछ हिस्सा जो है वो खो बैठते हैं, अर्थात मराठों को दे देते हैं। तो इसी में अगर आप देखेंगे जो उड़ीसा और उसके आसपास का जो इलाका है वो इनके कब्जे में आ जाता है 1751 के आसपास। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो इधर वाला जो इलाका है वो थोड़ा सा इनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, आप देखोगे ना, पुरी जगन्नाथ मंदिर का नाम आपने सुना होगा, पुरी जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा, ठीक है। तो ये मंदिर में अगर आप देखा जाए, जैसे जब मुगलों का शासन रहा तो औरंगजेब इससे पहले प्रमुख मुगल शासक के तौर पर रहे थे, आपको मालूम है 1707 तक, 1707 में उसकी डेथ हो गई। इस सब दौरान आपको देखने को मिलेगा कि जो तमाम प्रकार के प्रमुख हिंदू टेम्पल्स थे उसमें पूजा पाठ का बहुत ज़्यादा, जो प्राचीन समय से पूजा पाठ का जो प्रचलन चला आ रहा था वो थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है, कम हो जाता है। तो उसको रीओपन करने का जो काम है, उसमें जो पूजा पाठ की जो गतिविधियां हैं उसको फिर से शुरू करने का जो काम है, पुनर्जीवित करने का जो काम है, वो रघुजी भोसले ने किया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ से समझना चाहिए। वहाँ पे पूजा पाठ कराना, प्रसाद बांटना, ये सब चीज़ें वहाँ पर की जानी शुरू की गई, और इन सब चीज़ों के लिए बहुत सारे वहाँ से फिर वहाँ से रेवेन्यू भी अर्न जो है वो किया गया, ऐसा भी माना जाता है, ठीक है। तो उसको रीडेवलपमेंट के अंतर्गत लाया गया। तो उड़ीसा का जो जगन्नाथ मंदिर है उसको रिस्ट्रक्चर, रीडेवलपमेंट करने का इनको जो है योगदान एक तरीके से जाता है। फिर उन्होंने राज्य विस्तार जब किया तो राज्य विस्तार में जैसे जो उड़ीसा का हिस्सा है, ठीक है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, ठीक है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, बिहार का इलाका है, बिहार है आपका, मध्य प्रांत है, उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा है, ये तमाम सारे जो इलाके हैं उन्होंने धीरे धीरे एक्सपेंड जो है वो करने शुरू कर दिए। तो ये एक बहुत बड़ा सा साम्राज्य जो है उन्होंने स्टैब्लिश किया है, उसमें उनका योगदान आता है। और ऐसा माना जाता है कि एक समय में चल करके तकरीबन 2.17 लाख वर्ग किलोमीटर का पूरा जो एरिया है वो उन्होंने एक्वायर किया, ठीक है। तो ये इनके साम्राज्य के बारे में है। आई होप इनके बारे में आप थोड़ी सी जानकारी जरूर यहाँ पर इकट्ठा कर पाए होंगे। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि यार ये तलवार जो है, जो इनकी तलवार मानी जा रही है या कही जा रही है, इस पर नाम भी लिखा ही है, कही क्या जा रही, इन्हीं की तलवार है,
ये तलवार अंग्रेजों के पास कैसे गई होगी? अंग्रेजों के पास कैसे गई? तो इसके बारे में इतिहासकारों का ऐसा कुछ मत आता है निकल करके, संभवतः कि जब मराठा साम्राज्य के ऊपर ब्रिटिशर्स ने पूरी तरीके से कब्जा करना शुरू किया तो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर जो हो रहा है 1817-18 के आसपास, उसी थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में 1817 में एक युद्ध होता है जिसको सीताबर्डी या सीताबर्डी, आधा ला के साथ में बर्डी ऐसे नाम आता है। ये युद्ध होता है और इसमें अप्पा साहेब भोसले जो हैं उनकी हार हो जाती है। ठीक है, अप्पा साहेब जो भोसले हैं उनकी क्या हो जाती है? उनकी हार हो जाती है। उनकी हार के बाद ये इसमें जो है जो ब्रिटिश कमांडर है वो है अलेक्जेंडर कैम्बल। तो उसके बाद जो है जो भोसले महल है उसको जला दिया जाता है। कहा जाता है कि महीनों तक वो जलता रहा। अब इसको लेकर के थोड़ा सा मतभेद है कि ब्रिटिशर्स को हारे हुए शासकों ने बहुत सारी चीजें जो है वो दान की, अथवा इनके जो राजकोष हैं उसके ऊपर ब्रिटिशर्स ने क्या किया, सीधे कैप्चरिंग कर ली, लूट लिया उसे, और यहां से लूट का बहुत सारा जो धन है, संपदा जो है, संपत्ति जो है वो लंदन भेज दी गई। एंड इसी दौरान ये तलवार जो है वो भी, ये जो तलवार है ये भी कहां पहुंच गई? ये भी पहुंच गई लंदन। तो अब इसी चीज को आपने देखा कि इस लंदन से तलवार को यहां पर क्या किया गया है? वापस यहां पर लाया गया है। आई होप कि आपको पूरी हिस्ट्री जो है वो समझ में आ गई होगी। तलवार की सिग्निफिकेंस जो है वो क्या है वो आपके मन में जो है वो पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब आप मुझे केवल कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इतना बताएंगे कि जो मराठास हैं, मराठास जो हैं उनके अंग्रेजों के साथ जो युद्ध हुए उनको हम लोग आंग्ल मराठा युद्ध कहते हैं। आंग्ल मराठा युद्ध कहते हैं। आपको मुझे केवल यह बताना है कि आंग्ल मराठा युद्ध में जो 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए हैं, ये तीनों आंग्ल मराठा युद्ध कब कब हुए हैं, ये कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। इस लेक्चर का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो तुरंत जाइए हमारे टेलीग्राम पे, जो कि विरद लाइव के नाम से है, VIRADLIVE, ये मेरा कोड है। इसी कोड के नाम से हमारा टेलीग्राम सर्च कर लीजिए और वहीं पर आपको इसका पीडीएफ जो है आपको अवेलेबल हो जाएगा। विरद लाइव मेरा कोड भी है। ठीक है, ये मेरा टेलीग्राम भी है और इंस्टाग्राम भी है। इंस्टाग्राम भी, टेलीग्राम इंस्टाग्राम दोनों है। तो आप इंस्टाग्राम में भी जुड़ जाइए, टेलीग्राम में भी जुड़ जाइए। साथ ही साथ आप मुझे virad.dube@studiiq.com इस पे भी संपर्क कर सकते हैं। आपका समय शुभ हो। जाने से पहले मैं आपको एक बार फिर से बता देना चाहता हूं कि जो ये बैच है इसको लेना मत भूलें, क्योंकि इसमें शानदार पढ़ाई चल रही है। इसमें मैं आपको इतिहास पढ़ा रहा हूं। ये सारी चीजें जब वहां पर पढ़ने को मिलेंगी तो पूरा स्ट्रक्चर आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा। मैं बहुत डिटेल में वहां पर मराठा साम्राज्य पढ़ाता हूं। इनफैक्ट मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में शुरुआती समय में डिक्लाइन ऑफ जो मुगल है उससे रिलेटेड ये टॉपिक है। रेज ऑफ रीजनल पावर्स जो हैं उससे रिलेटेड ये टॉपिक है, मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए तो। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वहां पर आप हमसे पढ़ सकते हैं शानदार तरीके से। इसके लिए आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं। मेरा कोड इसलिए एक तो यूज करना है क्योंकि फैकल्टी कोड जो है वो मैक्सिमम डिस्काउंट एक तो आपको देता है। दूसरा, जब फैकल्टी कोड आप डालते हैं तो भविष्य में जब कभी भी आपको किसी प्रकार की कोई जरूरत पड़ती है, आपको जस्ट बताना होता है कि सर मैंने आपका कोड यूज किया था, उस समय ये बैच लिया था। तो आपसे संपर्क करना हमारे लिए ईजी हो जाता है और आपका हमसे संपर्क करना भी इजी हो जाता है। ठीक है, सो मेरे फेवर में भी ये जाता है कि हमसे स्टूडेंट जो है वो कनेक्टेड है। सो इसको आपको विरद लाइव कोड यूज करना है। शाम 6 बजे का 5 मई से ये बैच जो है वो शुरू हो रहा है, ध्यान रखना है इसको। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं बैच में। शुक्रिया। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।